आज का हमारा विषय है जीएसटी के 5 वर्ष। हम जानते हैं कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और 2022 चल रहा है। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 5 वर्षों का लेखा जोखा इस क्लास में हम देखेंगे कि इससे हमारे देश को कितना लाभ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्या परेशानियां आ रही हैं, लागू करने कौन सी परिस्थितियां थीं और इसमें क्या और सुधार किए जाने चाहिए। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। एक कहावत है, बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय। सूरज जब अपनी गर्मी द्वारा भाप को खींचता है तो उसको कोई नहीं देखता है, लेकिन जब बारिश होती है, लोगों के खेत में फसलें होती हैं, मौसम सुहावना होता है, बहुत सारे जो खुशियाँ मिलती हैं बरसने से, बारिश होने से, वो सारे लोग देखते हैं, प्रसन्न होते हैं। राजा भी ऐसा ही होता है। और कर, अप्रत्यक्ष कर द्वारा जो कर लेता है वही उसकी आय का मुख्य साधन होता है, जिसको अगर डायरेक्टली हिट किया जाए जनता से या करदाता से तो उसे ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो एक व्यवस्था लागू की गई है, उसी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने के लिए, लागू करने की कवायद जो पहले से चल रही थी, 2017 में लागू की गई, उसे जीएसटी नाम दिया गया, वस्तु एवं सेवा कर। और ये पूरे देश में एकीकृत व्यवस्था थी। पहले अलग अलग व्यवस्थाएं थीं कर की, लेकिन इससे पूरे देश में दिक्कत होती थी सामानों के आवागमन में। कोई सामान जो दक्षिण भारत में अलग मूल्य पर मिलता था, यहाँ अधिक मूल्य पर मिलता था, यहाँ कोई सामान बहुत सस्ता है तो दक्षिण भारत में जाते जाते वो महंगा हो जाता था। अपने स्रोत पर वो वस्तु सस्ती होती थी और दूर जैसे जैसे जाती थी वो महंगी होती जाती थी। लेकिन इस व्यवस्था से, एक समान कर प्रणाली लागू होने से पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू हुई है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले 1958 में फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रांस में जो इसकी शुरुआत होने के बाद आज तक 160 देश इसको लागू कर चुके हैं। भारत भी उनमें से एक है। भारत ने अपने यहाँ जीएसटी प्रणाली लागू की है और सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे भी कर लिए हैं। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत में लागू कर दिया गया है और अब भारत में यही प्रणाली चल रही है, जीएसटी, सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस एंड गुड टैक्स। तो अब देखते हैं कि इसमें भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा है। भारत में अगर प्रभाव को देखा जाए तो अभी भी भारत में जो खुदरा व्यापार है उसका 90% असंगठित क्षेत्र में है। 90% असंगठित क्षेत्र में है। ऐसे में किसी व्यवस्था को, इस तरह से एकीकृत व्यवस्था को लागू करना बहुत ही टिपिकल वर्क है। पूरे देश में अभी भी इस तरह की व्यवस्था, जैसे अभी इसके दायरे से करोड़ों व्यापारी बाहर हैं और करोड़ों व्यापारी आए भी हैं हालांकि, लेकिन यह है कि करोड़ों व्यापारी बाहर हैं और ऐसी व्यवस्था को लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं जो जिनका पंजीकरण नहीं है या जिस तरह से कार्य करते हैं, वो कार्य करने का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कार्य करते हैं, वो अच्छी अर्निंग करने के बाद भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तभी भी इस दायरे से बाहर हैं। लेकिन फिर भी जीएसटी प्रणाली ने एक अच्छा कार्य किया है। इसको हम इन जो 2017 और 2022 के डाटा हैं उसको मिलाकर देख सकते हैं। जैसे 2017 में जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत कुल 64 लाख मतदाता पंजीकृत थे। कितने मतदाता पंजीकृत थे? 64 लाख मतदाता पंजीकृत थे, जो 2022 में बढ़ करके जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत 1.36 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हुए हैं। ये जीएसटी प्रणाली की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1.36 करोड़ जो 64 लाख थे वो बढ़ करके 1.36 करोड़ हो गई है। दूसरी जो उपलब्धि है, एमएसएमई की हिस्सेदारी, मध्यम लघु, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की हिस्सेदारी जो थी 2017 में जीएसटी के अंतर्गत 17% थी। 2017 में 17% थी जीएसटी में हिस्सेदारी में एमएसएमई की। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की हिस्सेदारी 17% थी 2017 में, जो 2020-21 में बढ़ करके कितनी हो गई है? 43% हो गई है। एमएसएमई की हिस्सेदारी जो 2017 में 17% थी, वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की जो हिस्सेदारी थी 43% हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एमएसएमई को इसके अंतर्गत लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और अगला जो पॉइंट है, जो मुख्य पॉइंट है, राजस्व संग्रह जो हुआ है, राजस्व संग्रह इस दौरान में कितनी वृद्धि हुई, जबकि कोविड हुआ है, कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्थाएं स्वस्थ हुई हैं। इससे 2021-19 से 21 के बीच में थोड़े स्लो डाउन हुआ था, लेकिन ये ऑल ओवर जो है इसका जो कर संग्रह है, कर राजस्व संग्रह था, ये निरंतर बढ़ा है। जैसे इसको हम आंकड़े में देख सकते हैं, 2017-18 में जो मासिक कर संग्रह, औसतन मासिक कर संग्रह मान सकते हैं इसको, औसतन मासिक कर संग्रह था 82,000 करोड़ रुपए। कितना था? 82,000 करोड़ रुपए 2017-18 में औसतन मासिक कर संग्रह था ये। लेकिन 2021-22 में बढ़ करके 1.23 लाख करोड़ रुपए हो गया। औसतन मासिक कर संग्रह 1.23 लाख करोड़ हो गया। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 82,000 करोड़ से बढ़ करके 1.23 लाख करोड़ तक पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीएसटी की एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि इसी वजह से इसे लाया गया है कि कर संग्रह बढ़े, अधिकतर लोग इसके अंतर्गत आएँ, जीएसटी के अंतर्गत आएँ। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आएँ। तो इसके अंतर्गत ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के एक बयान के द्वारा 2 जून 2022 में जो उन्होंने दिया था, उनके द्वारा बताया गया कि जो जून 2022 में कर संग्रह है, औसतन मासिक कर संग्रह है 1.44 लाख करोड़ है। 1.44 लाख करोड़ रुपया हुआ है। और हमें लगता है 2022 में जो औसत मासिक कर संग्रह है 1.40 लाख करोड़ के पार जा सकता है, अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार की स्थिति निश्चित तौर पर, जो राजस्व संग्रह की स्थिति थी, जो सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है, जिसके द्वारा वह तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है, विभिन्न राज्यों को अनुदान देती है, अपनी परियोजनाओं को लागू करती है, नीति आयोग द्वारा जो प्लानिंग की जाती है उसके लिए जो फंडिंग होती है, सारे जो इसी कर संग्रह से ही आते हैं। वो चाहे प्रत्यक्ष कर हो, अप्रत्यक्ष कर हो, सारे उसी कर संग्रह से आते हैं। जीएसटी के द्वारा इसको एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे जो राज्यों के बीच में व्यापार होते थे, 2 राज्यों के बीच में व्यापार जो होता था, वो उसमें जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जो एकात्मकता नहीं थी, या जो अलग अलग व्यवसाय थे, बिहार में कुछ या दक्षिण भारत या राजस्थान में कोई वस्तु सस्ती है, यहाँ आकर के महंगी हो जाती थी। तो ये इसकी जो एक समानता है, वो समानता पूरे देश में बनी इस जीएसटी के कारण। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको दूर किया जाना ज़रूरी है। इसमें चुनौतियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो मुआवजा 2017 में जीएसटी लागू करने के पूर्व आश्वासन के रूप में केंद्र ने राज्यों को दिया था, उसमें अब केंद्र देरी कर रहा है। इससे राज्यों में थोड़ा सा आक्रोश है, और जो आक्रोश की वजह से जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी रुकावट तो आनी है। दूसरा जो मुख्य इसमें है, इसमें अभी भी बहुत सारे करदाता जो है ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना जीएसटी के अंतर्गत करवाते हैं, लेकिन जब रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनकी पेनाल्टी आती है तो रजिस्ट्रेशन विड्रा कर लेते हैं। और विड्रा करने के कारण व्यापार में उनके व्यापार शुरू ही नहीं कर पाते हैं, व्यापार शुरू होने के पहले बंद हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी सहूलियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रेशन होता है या रिटर्न फाइल करने में थोड़ी सी इसको देखना होगा जीएसटी को। अभी भी हालांकि जीएसटी प्रणाली एक प्रायोगिक दौर पे ही है भारत में, और इसमें और विस्तार की ज़रूरत है। इसमें विस्तार को और किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो आगे हम देख सकते हैं कि जो राज्य हैं, जो केंद्र है, इनके विवादों को निपटारा करने के लिए या आगे की राह बनाने के लिए अभी भी एकीकृत प्रणाली का अभाव है। तो ऐसे राज्य सचिवालय का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें दोनों केंद्र के भी राज्यों के भी वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध हों, दोनों लोग बैठते हों उसमें, और एक समावेशी एकीकृत कर प्रणाली जो लागू हुई है, इसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को, बाधाओं को दूर करने में विचार विमर्श द्वारा एक पूरे देश में स्वीकृत व्यवस्था को लागू करने में सहयोग कर सकें। अगर ये व्यवस्था लागू होती है, एक राज्य सचिवालय जीएसटी के लिए अगर स्थापित होता है, इस तरह की कोई संस्था बनती है, तो निश्चित तौर पे इसमें
और कारगर होगी। और इसके अलावा व्यापारियों को, जो एमएसएमई है, इनको और व्यापक तौर पर जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने के बाद उनकी जो उद्योगों की सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी है, उसको और थोड़े से पुशअप करने की ज़रूरत है, जिससे वो आगे इस पे विड्रा ना करें और अपनी व्यापार वाणिज्य को जीएसटी के साथ ही वृद्धि करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।